मैं करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा था ताकि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब मेरे पति ने संभाल लिया था। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखती। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे बिजी थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मेरा पति हिमांशु बहुत ही पढ़ा लिखा था और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कारोबार भी संभाल लिया था। मैं और हिमांशु मुझे मिले एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 महीने गुजर गए थे। यह 4 महीने मेरी जिंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। मैंने मेड से कहकर हिमांशु के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर नहीं आते थे। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। हिमांशु जब वापस आए तो वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। हिमांशु ने बताया कि वह उनकी विधवा बहन पाखी है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। हिमांशु ने प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, रचना ने अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नाराजगी दिखाते हुए कहा कि हिमांशु, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी तो कुछ लगती होगी ना। मेरी बात सुनकर हिमांशु का चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर के बाद जब हिमांशु मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र क्यों नहीं किया था? वो कहने लगे कि पाखी ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही पाखी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि पाखी विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया, और फिर ससुराल वालों की हरकतें देखकर मैंने यही फैसला किया है कि मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हिमांशु मुस्कुरा कर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और हिमांशु की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वह मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके। फिर ना जाने क्यों एक दिन पापा ने हिमांशु को मेरे लिए चुन लिया। पापा ने एक दिन मौका देखकर हिमांशु से हमारे रिश्ते की बात की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और हिमांशु के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उसकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और विशाल पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। हिमांशु हमेशा की तरह काम पर चले जाते हैं और मैं घर के कामों के बाद पाखी के साथ कमरे में जाकर उससे भी बातें कर लिया करती थी। पाखी बहुत ही कम बात करती है। हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। हिमांशु जी ऑफिस से आए तो थोड़ी देर बाद पाखी के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम पाखी के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। वह खुद ही अपने दुखों से निकल आएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता है और तुम्हारे बार बार उससे बातें करने से वह परेशान हो गई है। ठीक है, मैं पाखी के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं तो बस उसे जिंदगी की तरफ लौटते हुए देखना चाहती हूँ। हिमांशु कहने लगे कि मैं जानता हूँ रचना, तुम्हारे इरादे बहुत ही साफ हैं, लेकिन इस वक्त वह तन्हाई चाहती है, इसीलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने हिमांशु से वादा किया कि अब मैं पाखी के कमरे में नहीं जाऊंगी। अब हर वक्त मुझ पर थकान सी छाई रहती। मैं जहाँ कहीं भी बैठ जाती वहीं मुझको नींद आ जाती। पूरा दिन मैं थकान से चूर रहती थी। अब तो मैंने कॉफ़ी पीना भी बंद कर दिया था, जबकि मुझे पहले से बिना कॉफ़ी पिए नींद तक नहीं आती थी। हिमांशु से मैंने यही बात कही तो वो कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन एक बार नींद में से मेरी आंख खुली तो मैंने हिमांशु को बिस्तर पर नहीं पाया और हैरान हुई कि आधी रात को वह कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली
तो मैंने हिमांशु को पाखी के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को हिमांशु का पाखी के कमरे में क्या काम है, लेकिन फिर मुझे लगा शायद से देखने के लिए गए होंगे। मैंने हिमांशु को कुछ नहीं कहा और इससे पहले कि मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। यह सिलसिला चलता रहा। अक्सर ही रात को मेरी आंख खुलती तो हिमांशु कमरे में मौजूद ना होते। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुली तो हिमांशु कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं लग रही थी। पाखी से मेरी मुलाकात हुए भी काफी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि अभी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर पाखी के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा था। इस मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ आधी रात को हिमांशु यह भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना अब मुश्किल हो गया। पाखी की बातों ने तो मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर सामने आ गई थी। पाखी कह रही थी और कितने दिन हमें ऐसे ही भाई बहन होने का ड्रामा करते रहना पड़ेगा और मैं अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी रचना को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे हमारी जिंदगी से बाहर निकाल सकूं। और हिमांशु कह रहा था कि इसीलिए मैंने रचना को तुम्हारे कमरे में आना खत्म करवा दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयान ना कर दो। बस कुछ दिनों की बात है और यह सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। मैंने रचना के बाप को थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया है और इसी की वजह से वह पहले से कहीं ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। और रचना की कॉफी में भी मैंने जहर मिला दिया है। रोजाना कोशिश होती है लेकिन उसके शरीर में जहर अपना असर दिखा रहा है, इसीलिए वह ज्यादातर सोती ही रहती है। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर रचना और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। मुझे एकदम शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, इसीलिए मैं लड़खड़ा गई। हिमांशु को और पाखी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नजर पड़ी तो उनके चेहरों के रंग बदल गए। हिमांशु को इस बात का भी पता नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफी नहीं पी रही थी और शायद इसीलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी कि मैं सारा दिन नशे में रहती थी। हिमांशु कहने लगा कि रचना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पाखी को देखने के लिए आया था। हिमांशु को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है और उन्हें एक साथ देख लिया है। यह सही वक्त नहीं था कि मैं हिमांशु को यह बताती कि मैं सच्चाई जान गई हूँ। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और हिमांशु से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। हिमांशु मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। सुबह होते ही हिमांशु दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर पुलिस साहब को फोन मिलाया क्योंकि वो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले पाखी को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफी के जार को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया कि यह साबित हो सके कि हिमांशु ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर पाखी से भी पूछताछ कर दी गई तो वह भी किसी रट्टू तोते की तरह सच बोलती चली गई। हिमांशु जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसीलिए उसने सबसे पहले ही पाखी को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा की नज़रों में हीरो बन गया। और बहुत अच्छी किस्मत उसकी रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वो कामयाब हो गया। पाखी और हिमांशु ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब दोनों गरीबी के हाथों तंग आ चुके थे और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफी जहर जा चुका था। आज हिमांशु और पाखी जेल की सलाखों के पीछे थे
और अपने लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह छानबीन जरूर कर लेनी चाहिए। बेटियां बहुत अनमोल होती हैं, उनका ख्याल रखना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे हम आप सभी के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। जब तक के लिए आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर से जल्दी से एक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।